आज मेरे साथ है अभय। अभय हाल ही में एसबीआई में जूनियर एसोसिएट के लिए चयनित हुए हैं। अभय चौधरी। यस सर। लेकिन तुम तो साई हो ना, अभय साई। सर वो मेरी गोत्र है एंड चौधरी एंड कैजुअल सरनेम तो सभी जाटों में मतलब लगाते हैं। जाटों में जो लगाते हैं वो चौधरी है वैसे आप। चौधरी। और मम्मी तो शायद धनखड़ है, मम्मी हमारे धनखड़। राष्ट्रपति जी, बिल्कुल सर। उपराष्ट्रपति जी वाले वो गोत्र मेरे से। नाना जी लगते हैं वैसे। अच्छा, वो आपके नाना जी लगते हैं। मेरे नाना जी के परम मित्र हैं, भाई भी हैं। ओके। मतलब आप धनखड़ साहब के परिवार से सीधे संबंध रखते हैं मतलब। बिल्कुल सर। घर पे आना जाना है। नाना जी का आना जाना है नाना हमेशा। जी का आना है। वेल, हम मुद्दे पर आते हैं। मेरे साथ है अभय, अभय साई। और अभय हाल ही में एसबीआई जूनियर एसोसिएट के लिए चयनित हुए हैं। अभय 23 तारीख को एसबीआई को फॉर्मली ज्वाइन करने जा रहे हैं। अभय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने प्रेपरेशन शुरू की और इस प्रेपरेशन के दौरान कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बिल्कुल। इन अप्स एंड डाउन्स के बारे में भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेरी वेरी थैंक यू मच। अब आप ये बताइए कि आज ज़्यादातर विद्यार्थी जो शेखावाटी में बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इसमें चूरू वाले भी सीकर आ जाते हैं, झुंझुनू वाले भी सीकर आ जाते हैं, कुछ नागौर के विद्यार्थी भी सीकर आ जाते हैं, और कुछ हरियाणा के विद्यार्थी भी सीकर आ जाते हैं। आपने इस तरह से हर चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर और थोड़ा सा हरियाणा के विद्यार्थियों के साथ भी आपने ट्रेनिंग ली है। लेकिन जो इतनी अलग अलग जगह से जो ये सारे विद्यार्थी आते हैं, जिनमें आप भी एक शामिल हो, तो आप अपने जिले के बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं। सर मैं झुंझुनू जिले से आता हूँ एंड झुंझुनू तो शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध जिला है जिसमें राजस्थान का बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत हमारे उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब भी वहीं से हैं। वहीं से बिलोंग करते हैं। और आपकी मम्मी भी तो शायद धनखड़ है। यस सर, मेरी मम्मी भी धनखड़ी है। आपकी मम्मी भी धनखड़ी है। ठीक है। तो ये बताइए कि ये इतना इतना क्रेज क्यों रहता है हमारे यहाँ। झुंझुनू मतलब जिले का। नहीं, सरकारी नौकरी का, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में बैंक्स हो या पूरी तरह से सरकारी नौकरियां हो, इसकी मूल वजह क्या है। सर मैं बचपन से बहुत जगह घूमा हूँ सर। आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस। मैंने पर्टिकुलरली ये शेखावाटी रीजन में राजस्थान में आने के बाद ही देखा है कि यहाँ पर फैमिली और इन्वायरमेंट और सोशल कल्चर ऐसा है, दे वांट ए गवर्नमेंट जॉब, दे डोंट वांट अ प्राइवेट जॉब। कोई अपना बिजनेस भी नहीं देखना चाहते, दे वांट अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उनके अंदर एक सिक्योरिटी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऐसी हो जाती है, नॉट इन स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स में भी, कि अगर गवर्नमेंट जॉब रहेगी तो बच्चा सिक्योर है। तो जिंदगी उसकी आसानी से। आसानी से। और सर हमारे गांव की साइड तो कहावत है, नौकरी है तो छोकरी है। अच्छा। तो आपको क्या लगता है, आपको शादी के लिए नौकरी लगनी पड़ रही है। नहीं सर, ऐसा पर्टिकुलरली कोई पर लेकिन वो हमारा कल्चरल फैब्रिक का कल्चर हिस्सा बन चुका है। बन चुका है ऐसा। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप भारत में कई जगह घूमे हैं। यस सर। कहाँ कहाँ घूमे। सर मैंने अपनी एकेडमिक करियर की शुरुआत दिल्ली से की थी सर। ठीक आई है। हैव बीन टू दिल्ली, आफ्टर दैट भुज नलिया, आफ्टर दैट खड़गपुर कोलकाता, ठीक आफ्टर है। दैट हैदराबाद एंड उसके बाद फाइनली आई केम टू सीकर। अच्छा, तो ये इतनी जो मतलब एक तरह से आप ट्रोटर हो गए हैं अलग अलग जगह, क्या वजह रही है इसकी। पिताजी सर फोर्स में थे। मेरे बड़े पापा वो एयरफोर्स में है, तो वो एयरफोर्स में है तो हमेशा से मैंने अपने शुरुआत से मैंने अपनी जितनी भी स्कूलिंग लाइफ है मैंने उन्हीं के साथ रह के पढ़ाई करी है, उनके साथ ही रह के की है। तो आई हैव बीन टू उनके वजह से मैं उनकी जैसे जैसे पोस्टिंग आती गई तो मेरा भी ट्रांसफ़र होता गया। मतलब आपके बड़े पापा का ट्रांसफर और आपका ट्रांसफर साथ ही साथ में होता होता था। है। इट ठीक वाज अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैंने इतनी जगह देखी, इतने लोगों से मिला यहाँ, इतने एनवायरमेंट कल्चर मैंने देखे, और नो डाउट मैंने इतनी जगह की स्टडीज़ मैंने देखी कि लोग कैसे हैं तो क्या आपने है। एनडीए और सीडीएस का रास्ता क्यों नहीं चुना। सर वो तो पहला सपना था मेरा, एनडीए और सीडीएस वाला, एंड उसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई भी किया था, बट आई कुडंट मेक इट टू दैट। मतलब आई हैव गिवन मैनी एसएसबीज आल्सो, बट सर कन्वर्ट नहीं हुआ एसएसबी से फाइनल रिजल्ट में। जब सर ग्रेजुएशन पूरी हो गई तब आई थिंक 2023 का एसएसबी मेरा लास्ट एसएसबी था। एफकेट का मैंने एसएसबी दिया था, उसके बाद मैंने एसएसबी वाला आइडिया ड्रॉप आउट कर दिया। ग्रेजुएशन होने के बाद जब घर पर ऐसे बात हुई कि अब किसकी तैयारी करेगा, तो
बड़े पापा ने मुझसे पूछा कि अब क्या करना चाहता है, तो मैंने कहा कि अब मैं बैंकिंग की तैयारी करूंगा, क्योंकि एसएससी में उस टाइम पर सर 2-3 सालों से वैकेंसीज आती थी, रिजल्ट इतना टाइम ले लेता था, तो मैंने सोचा जल्दी नौकरी लगेंगे, जल्दी से फ्री हो जाएंगे। तो उस टाइम पर उन्होंने पूछा कि तेरे को बैंकिंग का बी पता है क्या। ठीक मेरे है। को सीरियसली सर, मेरे को उस टाइम पर इतना भी नहीं पता था कि बैंकिंग में क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। मैंने 2021 की बात है, लॉकडाउन की, तब मैंने देखा कि बैंकिंग में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ आती है। देन लॉकडाउन लगा तो उसमें मैंने ऑनलाइन में कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, जो ऑनलाइन ने अड्डा 247 पढ़ा उसमें। अपने 247 से लिया था। 2 महीने का क्रैश कोर्स था, वो एग्जाम से पहले क्रैश कोर्स होते हैं हाँ वैसे हाँ, उस टाइप के क्रैश होते हैं कोर्स। वो 2 2 मंथ्स तो 1.5 मैंने ऐसे कोई मंथ्स। बेसिक से स्टार्ट नहीं किया, आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम क्रैश कोर्स रैंडमली। तो मैंने रीजनिंग पढ़ी, इंग्लिश वाज गुड फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्टार्ट। राइट, एसएसबी किया तो वो अपने आप ठीक होना इंग्लिश ही तो था। ठीक था, तो काफ़ी हद तक मैं बहुत क्लोज चला गया। ओके। उसके बाद मैंने फिर पूछा कि अब मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट आया सर उसमें। ठीक है। ये मतलब पहली बार अटेम्प्ट दिया, एज भी नहीं हुई थी मेरे उस टाइम पर, तो बहुत क्लोज चला गया मैं कट ऑफ के। तो आप किंग्स तक कैसे पहुंचे? किंग्स तक सर मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया था किंग्स के बारे में। तो उन्होंने बताया था कि उनकी फ्रेंड थी गरिमा सोनी, तो उन्होंने भी यहीं से प्रिपरेशन की थी बैंकिंग की। ठीक है। सो उन्होंने बोला कि बढ़िया है, वहाँ पर एक सर हैं, पर्टिकुलर आपका नाम नहीं लिया था सर दीदी ने, उन्होंने बोला सर हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। दीदी से अपनी फ्रेंड ठीक से है। बात की तो उन्होंने फीडबैक अच्छा दिया। ठीक है। सो आई केम हियर एंड आपसे बात की और कुलदीप सर से बात की। ठीक है। वेरी वैसे भी किंग्स में हमारे तो ज्यादातर रेफरेंस ही रेफरेंस के लोग हैं, आपने देखा है। बिल्कुल सर। अच्छा ये बताओ, पिछले जब 2021 से लेके 2025 तक की 4 साल की यात्रा होगी, बिल्कुल सर। और एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी एसएसबी की तैयारी कर चुका है और वो बैंक की तैयारी भी करता जा रहा है, एसएसबी भी दिए जा रहा है, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। एसएसबी की प्रेपरेशन का कितना लाभ आपको बैंक एग्जाम्स की प्रेपरेशन में मिला? सर सिलेबस की क्योंकि यही बात है ना, जय भैया भी बता रहे थे, वो भी एसएसबी से थे और वो भी आप ही की तरह बैंक में आए। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम एसएसबी टू बैंक, यानी आर्म फोर्सेस का ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो हम बैंकिंग की ओर आ गए, तो ये वाले ड्रीम में मतलब आप कितना कितना फिट है? सर पर्टिकुलर सिलेबस की बात करें तो वो तो एक्सेप्शन है कि एसएसबी एनडीए डिफेंस का सिलेबस इज डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग सिलेबस। ठीक है। बाकी अगर आप हमारे एसएसबी में एक टर्म आता है ओएलक्यूज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, और मैं बचपन से आई हैव बीन लिसनिंग टू दोज क्वालिटीज वेरी डीपली, दे आर इनसाइड मी। ओके। आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट और प्रीटी पैशनेट अबाउट दोज क्वालिटीज। ओके। तो आई थिंक लाइक कि मैंने सर लास्ट ईयर जैसे एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया था, तो मैं मेरी जो एसएसबी की प्रिपरेशन थी, जो ओएलक्यूज मैंने उस टाइम पे डेवलप की थी एसएसबी के लिए, वो मेरे को एसबीआई पीओ में काफ़ी हद तक उन्होंने खूब अच्छे से मदद करी। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आई वेल डन इन इंटरव्यू, एसबीआई पीओ इंटरव्यू हुआ नहीं था अनफॉर्चुनेटली सर उसमें भी। बट आई फील लाइक कि जो एसएसबी देने के बाद जो एस्पिरेंट बाहर निकल के आता है सर, काफ़ी पेशेंस होता है उसमें। ओके। उसमें जो क्वालिटीज़ होती है आफ्टर क्लियरिंग पेपर, जो उसके लिए वो तैयार होता है ऑफिसर के लिए, नो डाउट डिफेंस की बेल्ट की जॉब तो मतलब वो अलग ही और प्रेस्टिजियस होती हमारे है। यहाँ तो वैसे भी क्या है कि शेखावाटी में वीरों की धरती है, और शहीदों की शहादत हमारे यहाँ हमारी पहचान है। सर ये मेरे को पता बाद में चला, बट मेरा पहला मोटिवेशन था क्योंकि मैं हमेशा से एयरफोर्स के बैक एरिया में रहा हूँ, इन्वायरमेंट में रहा हूँ। ठीक है। तो मैं वहाँ पर ऑफिसर्स को देखता था, आई यूज टू फील लाइक इनका ओरा इज समथिंग डिफरेंट, ओके। डिफरेंट फ्रॉम तो अदर्स। अभी आप बैंक में जाएंगे, एक वो व्यक्ति जो अपने अंदर एयरफोर्स का जज्बा लिए अंदर है, जब वो बैंक में जाएगा तो ऐसे उस व्यक्तित्व में मैं क्या देखूं? एक सेटिस्फैक्शन देखूं या कहीं वॉइड देखूं? सेटिस्फाइड तो सर देखो, मैं आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस बैंकिंग जॉब, क्योंकि मैंने बैंकिंग की पढ़ाई करी एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई चूज मतलब आई चूज बैंकिंग एज अ करियर सर। एंड एज एन अल्टरनेट टू माय फर्स्ट एस्पिरेशन। dream, my फर्स्ट ड्रीम। first dream as an alternate, I see bank career like very good opportunity sir। अच्छा ये बताओ कि इन 4 सालों में ऐसे नहीं है कि सर मैंने मतलब अपना मन रखने के लिए तैयारी करी या नौकरी लगने के लिए, आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन बैंक करियर ऐसा सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड।
अच्छा ये बताओ कि इन 4 सालों में कौन सी 3 गलतियां हैं जो आज अब रिपीट नहीं करना चाहोगे? या आई डिड मेड मिस्टेक्स इन 4 सालों में, तभी 1 साल का 4 साल हो गया। अच्छा, एक एंड साल ही लगना चाहिए था। सर मैं तो पर्सनली ऐसे मानता हूँ कि आई डिजर्व्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट ओके, आई तो क्या आपने 4 साल कैसे किए? बिकॉज ऑफ माई ओन मिस्टेक आई कन्वर्टेड इनटू कौन फोर कौन ईयर्स। सी हो मिस्टेक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सर आपने वार्न किया था कि बच्चे जिस एनर्जी के साथ आते हैं वो एनर्जी कंटिन्यू नहीं रहती। यस, ये तो रहता है। जिस जिस एक्साइटमेंट के साथ आप इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं ना, जिस सिंसियरिटी के साथ, उसके बाद क्या आता है, आपका एक लोकल ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप में फिर पार्टिंग शुरू हो जाती है। तो आपका जो प्राइमरी गोल है वो शिफ्ट हो जाता है बोनहोमी कमराडरी में, लोकल पार्टिंग में। तो एक आपके ये भी बैरियर रहा है। फोकस डिवाइड हो जाता है सर, फोकस बिल्कुल। डिवाइड। दैट वाज अ बैरियर फॉर मी, वाज अ ठीक है, बैरियर तो फॉर आपको लगता है कि एक तो जिस एनर्जी से हम आते हैं, उसके बाद यहाँ नए जो दोस्त बनते हैं, उन दोस्तों के कारण से वो थोड़ा फोकस डिवाइड हो मी। एंड जाता सर इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप इट सर। है। इट इज़ वेरी हार्ड क्योंकि हम सोशल बीइंग है, सोशल बीइंग है एंड इट इज़ इसलिए वेरी इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप दैट। रिस्ट्रिक्ट इट, स्टॉप इट। पर फिर भी यदि हम यूँ कहें कि मैं एक डाई हार्ड फोकस्ड पर्सन हूँ, तो अभय यदि इसको थोड़ा मैनेज करता तो क्या करता? मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू सर स्टॉप इट, इट हाउ इज कुड वी मैनेज इट? सर इट इज लाइक ये हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है। वी कैन क्योंकि स्टॉप इट। लास्ट वाले 6 महीनों में तो हमने किया है, किया ही नहीं है सर चीज़ें। इस अभी तो हमने किया ही था ये। रियलाइजेशन एक पॉइंट के बाद आ जाती है, रियलाइजेशन भी आती है कि गलतियों का एहसास हो जाता है आपको कि आपने क्या क्या दोहराया है, एंड व्हेन यू फील लाइक कि अब इसके बाद कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो एक गलती तो ये है कि हमें ज्यादा वो जो सेंस ऑफ ग्रुप है, कम्युनिटी है, उससे थोड़ा दूर रहना दूर चाहिए। रहना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, दूसरी गलती सर वाज लाइक थोड़ा सा ऐसा मान सकते हैं कि हार्ड वर्क में इशू थोड़ी हार्डवर्क में इश्यू था, मतलब आपको थोड़ा काम ज्यादा करना चाहिए था। ज़्यादा करना चाहिए था एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल फॉर मी इट वाज जीके एंड मैथ्स राइट, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग वाज मैनेजेबल। was manageable and I did very well in English and reasoning. ठीक है, But for me it was GK and maths, and और GK मुझे उस was पर काम करना चाहिए था। काम करना चाहिए था, and GK was the deciding factor in all my exams. तो वो बैलेंस जो है वो वो हम नहीं कर पाए थे। हाँ, तो सर वो कन्वर्ट हो गया ना, मतलब रिजल्ट आ गया ना, जो बैलेंस्ड आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए था ना, उसमें मैं चूक गया सर ऐसा। तो मतलब पहला तो ग्रुप का ध्यान रखना है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बिल्कुल यानी ग्रुप सेंटर जो एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल। उनको मैनेज करके चलिए। उनको स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, हमें बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी बैलेंस्ड चाहिए थे। अप्रोच सर। तीसरा, जो आपने बताया कि थोड़ा हार्ड वर्क भी करना चाहिए था। बिल्कुल सर। तो आज यदि मैं अभय से पूछूं कि अभय, यू हैव गॉट ओनली 1 ईयर एंड यू आर सपोज टू, आई मीन, ज्वाइन बैंकिंग सर्विसेज आफ्टर अ ईयर, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? I'll start from the basics already. Oh, obviously, I'll start from the basics, start revising all the concepts and other thing. एंड उसके बाद बैलेंस्ड अप्रोच, जो भी मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी कि मैं अब तक कहाँ लैग बिहाइंड था, कौन कौन से सब्जेक्ट में मैं लैग बिहाइंड था। जो क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डिमांड ऐसी हो गई कि यू नीड टू हैव अ बैलेंस अप्रोच, अदरवाइज यू कांट। अच्छा, ये 4 सालों में बताओ पेपर पैटर्न में क्या चेंज आया है? पेपर पैटर्न में तो सर काफ़ी चेंजेस आए। मतलब 2021 से लेके 2025 के बीच में। 2021 में पेपर वाज डिमांडिंग समथिंग एल्स एंड नाउ इट इज़ डिमांडिंग समथिंग एल्स। तो मतलब वो स्टूडेंट्स को तो नहीं पता रहता है। स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता। यू और हम ये देखते हैं कि जो कोचिंग वाले लोग हैं, वो उस बात को बहुत कम अपडेट करते हैं। अच्छा, इस मामले में किंग्स कितनी चूक करता है? क्या किंग्स इस बात का ध्यान रखता है कि जो पेपर पैटर्न है वो स्टूडेंट्स बिल्कुल उसके नज़दीक रहें, लगभग लगभग वैसा रहें? इसमें किंग्स को आप कितना ठीक पाते हैं? सर किंग्स तो इज इट्स लाइक ऑलमोस्ट अचीवेबल टू दैट पोर्शन, ऐसा कि वो बता दे अपने को, कि काफ़ी हद तक बता देते हैं सर कि पेपर पैटर्न कैसा आएगा। उसका एक रीज़न है सर, आप हमारे साथ पेपर देते हो, यस। वो काफ़ी चीज़ें, वो चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है।
बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस में अपन क्या देखते हैं कि वो टीचर्स वो पुराना पैटर्न फॉलो करते हैं, नया अपडेटेड पैटर्न आता है तो दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट पैटर्न। दे ओनली जो नोटिफिकेशन आता है उसको रीड करते हैं, उसके बेसिस पर गेस वर्क करते हैं वो ठीक कि है, दिस ऐसे ऐसा आएगा। बट मैं तो ऐसा मानता हूँ सर 10% भी है ना रिलेटेबल नहीं है, रिलेटेबल रिलेटेबल नहीं है। वो जो रियल एग्जाम में जो हमें जो रियल एग्जाम एक्सपीरियंस है दैट इज एक्सपीरियंस है, डिफरेंट, दैट इज और वेरी गेस डिफरेंट, वर्क दैट इज डिफरेंट। दैट इज वेरी डिफरेंट। तो एक स्टूडेंट को जो आज यदि तैयारी करने जा रहा है, उसे सबसे पहले रियलिटी चेक कर लेना चाहिए। रियलिटी चेक वो अटेम्प्ट करेगा, एक अटेम्प्ट देगा, उसके बाद मान लो उसका नहीं भी होता है तो वो उसको ऐसे मायूस होने की जरूरत नहीं है। ही शुड बी लाइक अच्छा ऐसा पेपर आता है, ये पैटर्न आता है, नेक्स्ट ईयर से उसको वो अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, उसको चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि व्हाट आई नीड तो टू डू। आपने आपने अपने फेलर से कैसे कैसे इम्प्रूव किया है? सर मैंने काफ़ी मेंस दे लिए सर। सो ईयर बाय ईयर मैं जैसे जैसे मैं फेल होता गया मेरे को ये रियलाइज़ होता गया कि मैं मेंस के पेपर में कहाँ लैग बिहाइंड हूँ। ठीक है, जो जो मैंने गलतियाँ की आई नो डाउट, दो एक के 2 साल लगे, दो के तीन और तीन के चार भी खराब हो मेनली गया। क्या गलतियां होती हैं, मतलब हमें पता है कि हमारे सामने सबसे पेपर बड़ी दिक्कत तो सर होती है कि नाउ डेज जो बच्चे आते हैं दे डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। है, राइट? उनको यही नहीं आइडिया होता है पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। इसमें सिलेबस तो बाद में आता है। इसमें आपने कहाँ कहाँ गलतियां करी? अटेम्प्ट में क्या इश्यूज आए थे आपको? स्टार्टिंग में जैसे सर एक बार का इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैंने रीजनिंग प्रिपेयर करी 1 साल 1.5 साल में। उसके बाद मैं मेरा पहला आरआरबी पीओ का पेपर देने गया मैं प्री का। ठीक है, तो राहुल भैया के साथ बैठ के मैंने रीजनिंग प्रिपेयर करी तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया। आई यूज्ड टू थिंक लाइक मुझसे सवाल नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। ओके। मतलब रीजनिंग का ऐसा कोई सवाल है ही नहीं जो मैं, वो भी कर नहीं आरआरबी सकता पीओ हूँ। प्री का हाँ, प्री मतलब प्रीलिम। आरआरबी पीयूपरी क्या है क्या मतलब? है मतलब मैं पेपर देने गया अंदर तो पजल थी एक फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल। मैंने 15 मिनट में 30 सवाल कर दिए, नहीं शायद आई थिंक 10 मिनट में 30 सवाल कर दिए। वो एक पजल में मैं अटक गया एंड आई गेव अराउंड 10 मिनट्स टू दैट सिंगल पजल सर। एंड दैट वाज ए स्टूपिडिटी। बहुत बड़ी स्टुपिडिटी। मेरा पूरा मैथ्स का सेक्शन खराब हो गया एंड एट दैट टाइम वो जो एंग्जाइटी पीक पर होते हैं ना सर, वो मैंने फील की। कि वहाँ जो एग्जाम हॉल में जब किसी भी क्वेश्चन में हम ज्यादा देर तक एंगेज हो गए और फिर टाइम लगता है, तो जो अंदर हड़बड़ाहट होती है, वो बहुत, वो तो पूरे पेपर को दैट तहस नहस वाज कर माय देती स्टुपिडिटी। वो मेरे को पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना आया। है। राइट। वो मैंने सीखा उसके बाद पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ऐसा नहीं है सर मैं कि है ना हर पेपर में मैं रीजनिंग में कंप्लीटली 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट करता हूँ। मैं 33 भी अटेम्प्ट करता हूँ, मैं 30 भी अटेम्प्ट करता हूँ। बट जितने अटेम्प्ट करता हूँ सारे सही होते हैं। और ऐसा है कि सर मतलब 30 अगर मैं 30 अटेम्प्ट करता हूँ व्हाट आई फील, तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हाँ, मतलब मतलब वो टॉपर्स में आ अबव जाते एवरेज हैं आप। स्कोर है, वो टॉपर्स में मतलब रीजनिंग के टॉपर्स में सेक्शन में रहेगा, रीजनिंग के टॉपर्स में सेक्शन में अच्छा टॉपर्स में आ रहेगा। जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, जब यही हम प्री एग्जाम में 35 में से 30 मार्क्स ला पाते हैं, 28 टू 30 मार्क्स इज अचीवेबल, लेकिन जब वही स्कोर जब हम मेंस में जाते हैं, तो वो गिर के 15 मार्क्स 20 मार्क्स रह जाते सर प्री के एग्जाम में एग्जाम क्वेश्चन पेपर डिमांड आपसे कुछ और करता है और मेंस में आपसे डिमांड कुछ और करता है। प्री हैं। में आपको आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड एंड आपके कॉम्प्रिहेंशन तीनों पर वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, मेंस में आपका डिमांड करता है आपका पेशेंस, कितने पेशेंस हो आप, कितने पेशेंट मतलब आप कितने आपको पेशेंस के साथ सवाल आप रीड करते हो? सवाल रीड करते हो, आप में धैर्य है या नहीं है, आप में जो कॉन्सेप्ट्स की बेसिक नॉलेज है या वो जो नहीं है, प्योर बेसिक है। जो प्योर बेसिक है नहीं है। क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि है ना, इंग्लिश का एग्जाम्पल ले लें। इंग्लिश में आज तक का रिकॉर्ड है सर, मैंने इतने साल एग्जाम दे दिए, एक भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, आप जब भी मेंस का क्वेश्चन देते हैं तो देयर इज नो ग्रामर, दो देर इज नो ग्रामर, ओनली रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग आप कॉम्प्रिहेंशन। बैठो पेशेंस के साथ, आप रीड करो, समझो एंड डू इट, दैट्स इट। दैट्स इट। तो लेकिन हम कोचिंग वाले तो ग्रामर पे ही लगे रहते हैं। अपन तो हाँ, किंग्स पे नहीं होते हैं, मतलब हम कोचिंग वालों की बात कर रहा और हूँ। बाकी प्लेटफॉर्म्स वैसे देखो एक दो पर मैंने ट्राई किया था इंग्लिश का, अदरवाइज मैं लेता नहीं क्लासेस और दूसरी जगह, बट एक दो जगह मैंने ट्राई किया था। तो हाँ वो लोग ग्रामर पढ़ाते हैं, बट व्हाट आई फील लाइक सर है ना, जो ग्रामर उन बच्चों के लिए है जो हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट होना चाहते हैं। राइट। ठीक है, वो तो वो भी अपनी जगह सही है, पर करते जैसे हैं। हम लोग तो आजकल वो काम में लेता है ना, द हिंदू एडिटोरियल्स है, तो द हिंदू एडिटोरियल्स का ये इंग्लिश वर्जन है, और यदि कोई हिंदी मीडियम विद्यार्थी है तो वो इसका हिंदी संस्करण पढ़ ले। यदि इतना कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज बेस उसका ठीक है,
तो ही कैन यूज You इट। can use. इसके लिए मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन इज द इजीएस्ट सेक्शन इन बैंक एग्जाम्स, लेकिन शेखावाटी में अभी भी विद्यार्थियों में बहुत डर है इस डर बात है का। सर, ये तो मैंने चीज देखी है, लेकिन आप देखो कि कितना रिलायबल सेक्शन है इंग्लिश बहुत लैंग्वेज, रिलायबल है कि आप 30 में से 22-24 मार्क्स हमेशा ला सकते हो। सर। अकॉर्डिंग टू मी सर, जैसे मैंने एनालिसिस किया है इन 4 सालों में, रीजनिंग आपका स्कोर बूस्टर है। मतलब हम जैसे क्या बोलते हैं क्लास में, योर फर्स्ट लव इज रीजनिंग। रीजनिंग। इंग्लिश आपकी रीढ़ की हड्डी है। ओके, और मैथ्स आपको, मतलब मैथ्स आप एवरेज रखोगे, इट विल बी ओके। प्री में आपका रीजनिंग एंड इंग्लिश विल मेक यू क्लियर, ऐसा। मतलब आप कहते हैं कि योर इंग्लिश हैज टू बी वेरी स्ट्रांग हाँ, एंड देन योर स्कोर बूस्टर इज योर रीजनिंग। इज रीजनिंग। और जो मैथ्स यू कैन टेक इट। मैथ्स में यदि बैलेंस एवरेज प्लस स्कोर ले गए, सो देन यू आर थ्रू। वो तो सर देखो, नॉर्मल बच्चा, अगर कोई बच्चा बैंक की तैयारी करने की सोचेगा तो ऑब्वियसली उसके मैथ्स 30 क्वेश्चन आते हैं सर, 30 में से 15 तो 35 में से डुएबल है तो सर। 18 तो कोई भी करेगा। डुएबल है सर, वो तो डुएबल है, एंड दैट इज लाइक बैलेंस, एवरेज स्कोर है उतना तो। यस, बाकी स्कोर बूस्टर रीजनिंग है, एंड आपकी जो लाइक स्पाइन कह दो या रीढ़ की हड्डी कह दो, वो इंग्लिश है। क्योंकि सर मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इंग्लिश और रीजनिंग ही करो, 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए विच विल कन्वर्ट यू, जो बहुत अच्छे हो और बहुत एक अच्छे हो। सब्जेक्ट एवरेज होना चाहिए। ये है प्री की स्ट्रेटेजी। ये प्री की स्ट्रेटजी। मेंस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सर। मेंस में क्या करना है पीओ के मेंस लिए? मेंस में पीओ के लिए ऐसे करना है कि दो सब मतलब उसमें 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक को बैलेंस रख लो और 3 सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे आपका रीजनिंग, दिस टाइम इस साल मैंने क्या किया था, एंड लास्ट ईयर में, लाइक रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके आई डिड, लाइक आई अचीव, मतलब गुड स्कोर। गुड स्कोर। और मैथ्स को मैंने वो रखा कि एवरेज सा स्कोर है, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने ठीक है मैथ्स को एवरेज स्कोर कर दिया। 4 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलोगे, आप बोलोगे मैं इसमें भी कर लूँ उसमें भी कर लूँ, दैट इज नॉट अचीवेबल ना, वो तो मूर्खता हो जाएगी। क्योंकि है ना सर, मेरी फील्ड का नहीं, बट मैंने है ना सर एक यूपीएससी के किसी का इंटरव्यू देखा था, तो उसमें ऐसे कहा था कि आपको कोई अच्छा पेपर हो, अच्छे लेवल का पेपर हो, तो आपको उसमें ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। यस ये इससे ज्यादा है कि आपको क्या करना है, उससे ज्यादा तो आपको ये पता होना चाहिए कि यस, आपको क्या छोड़ना है। एंड एसबीआई पीओ मेंस एंड आईबीपीएस पीओ मेंस इज ऑल अबाउट दैट ओनली, दैट ओनली, कि आपको क्या छोड़ना क्या है। छोड़ना है और क्या करना है, वो आपको जानना आ गया, देन तो अब इसे रैप अप करना हो तो आपको इस संदेश देना चाहोगे उन विद्यार्थियों के लिए? अच्छा, इसमें एक बात और है कि ज्यादातर जो मैंने जय से भी बात की और विक्रम से भी बात की, आकांक्षा से भी बात की, सबने एक चीज कॉमन कही कि हमें प्रिपरेशन, यदि आपको बैंक टारगेट लेके जाना है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर 12th, कि वो आपके 3 साल बचा देगा। वो 3 साल में जो होगा तो आगे वाले पे दबाव नहीं पड़ेगा। आप चूंकि आजकल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स तो है नहीं, कॉलेजेस में नहीं है सर तो फिलहाल। बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स नहीं है, तो इट इज बेटर कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप ये फर्स्ट ईयर से शुरू कर दें 12th के बाद, तो ये 3 साल आपके लिए बहुत काम के होंगे। बिल्कुल सर। इसमें आपका क्या कहना है? मैं ऐसा मानता हूँ कि द वन चाइल्ड, जो भी बच्चा है, अगर वो कोई ढंग की कॉलेज से कॉलेज कर रहा है, जो तो उसकी उसे करना चाहिए मेरे करना है, ख्याल उसको में। कॉलेज करनी चाहिए। मुझे मेरा ये मानना है कि कैंपस एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली कंप्लीट। लाइफ इनरिचिंग एक्सपीरियंस। बट वहाँ पर कंडीशन ये है कि कॉलेज बढ़िया होनी चाहिए, कॉलेज में कॉलेज लाइफ होनी चाहिए। होनी चाहिए। यदि कॉलेज में कॉलेज लाइफ नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं, तो फिर कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं, फिर तो आप उस टाइम को कहीं और जगह यूटिलाइज करो, डू समथिंग एल्स। और चाहे आप प्रिपरेशन, बैंक की प्रिपरेशन करो, गो चाहे टू यूपीएससी की एनसीसी करो, प्रिपरेशन किसी करो, और की प्रिपरेशन चाहे करो, किसी और की, यूटिलाइज दैट टाइम। मतलब अपनी पर्सनैलिटी और अपने नॉलेज बेस को इम्प्रूव करें आप। मेरे केस में तो ऐसा था कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ में एसएसबीसी की तैयारी किया करता था, एनडीए की तैयारी करता था, तो बैंक की तरफ मेरा इतना फोकस था नहीं। मैंने आई कंप्लीटेड माई कॉलेज, तो ऐसा था कि आप एज में होने वाली है एनडीए में, तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करो, तो आई वॉज गिवन 2 ऑप्शंस, एसएससी एंड बैंक। तो आपका ये मानना है कि यदि कोई स्टूडेंट यदि दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ रहा हो, यस सर, तो उसे ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करना करनी चाहिए। चाहिए। ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस वहाँ पर डिफरेंट वो जो एक्सपीरियंस है, कैंपस लाइफ का चाहे वो एक्सपीरियंस है वो बीटेक लाइफ करे, लॉन्ग एक्सपीरियंस होगा। चाहे वो बीटेक करे, चाहे वो नॉर्मल बीएससी करे, या एनी अदर कोई भी कोर्स करे, इट इज यदि कॉलेज लाइफ है तो उसे कैंपस लाइफ को जीना चाहिए। चाहिए। वो 1-2 साल चाहे बाद में बाद प्रिपरेशन कर ले, वो डिपेंड, मतलब सर इतना मैटर करता नहीं है वो चीज़। वो मैटर करता नहीं है। एक्चुअली आप कैंपस के दौरान बहुत कुछ सीख फॉर जाते हैं। एग्जांपल मैंने जहाँ से कॉलेज की, तो आई फील लाइक कि ठीक है, उस टाइम मेरा फील्ड तो दूसरा था, बट अगर मैं इस चीज़ की तैयारी करता तो मे बी
फर्स्ट आफ्टर कॉलेज द वेरी नेक्स्ट ईयर मैं क्लियर कर लेता तब ओके, तो अभी सर रैप अप करना चाहेंगे, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? तक। तो मैं तो बच्चों को बस इतना कहना चाहता हूँ सर कि है ना, डू हार्ड वर्क सर, विद स्मार्ट वर्क। ओके, और स्मार्ट में क्या क्या शामिल करते हैं? स्मार्ट में मैं ऐसे नहीं कि सर लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट कि पढ़ाई पढ़ाई तो किताबी कीड़े बन जाए, कि मैं सब कुछ पढ़ दूंगा, मैं यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ पढ़ दूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू बी सेलेक्टिव, यू राइट? हैव टू यू हैव टू बी सिलेक्टिव, यू हैव टू बी सेलेक्टिव, और आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में मेरी मेहनत स्कोर में कैसे कन्वर्ट होगी। कन्वर्ट होगी। एंड सर है ना, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा शिकायत बच्चों में ये भी आते हैं कि वो अकेले हो जाते हैं एट सर्टेन, तो उनको ऑब्वियसली किसी गाइडेंस में होना चाहिए। जैसे मेरे पास तो काफ़ी ऑप्शंस थे, मेरे पास तो राहुल भैया थे, आप थे, मेरे सहपाठी थे जिन्होंने मेरे को काफ़ी बताया, जो मुझसे पहले सीनियर्स थे जो लग के गए हैं, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी गाइड किया है। सो उनके पास ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए कि जो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें। राइट, मतलब कोई जैसे सोर्स ऑफ विजडम होना चाहिए हाँ, आपके पास। कि उनको ये बताए कि मैंने ये गलतियाँ की है, तो उनको गलतियाँ भी बताएं, उनको सही रास्ता भी बताएं कि व्हाट यू हैव टू फॉलो, व्हाट So यू one idea is they should be focused, they should work hard, and they must also, have a source of wisdom. सोर्स ऑफ विजडम सर। यस सर। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा सर ऑब्वियसली टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉक, कि अभय ने इस बात को अच्छे से रेखांकित किया है कि उसका 1 साल में सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ छोटी छोटी गलतियां की, और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से कहा कि आई डिजर्व इट, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम अपनी लर्निंग्स को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, इस कारण से मुझे थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये लर्निंग बहुत बहुत अच्छी लर्निंग है, सर आपको जीवन में आगे बहुत मदद करने ये जो वाली है। 3 या 4 साल लगे हैं, मैं इन 3-4 साल को ऐसे रिग्रेट नहीं लेता सर। वो है थोड़ा सा सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है कि आई टुक सो मेनी ईयर, बाकी कि मैं रिग्रेट बचा सकता था। बाकी रिग्रेट कोई नहीं, चीज़ लेकिन ये लर्निंग आपको आगे की लाइफ में इतने सारे साल बचाने में मदद मदद करेगी। करेगी सर। दैट इज क्योंकि सर देखो, जो बच्चा पहली बार में लग जाता है ना, हाँ, उसको उसका तो उसमें बहुत प्राइड होता है, एरोगेंस उसमें बहुत ज्यादा उसमें होता है। एरोगेंस और उसमें वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना सर, हाँ, वो जो एक होता है ना सिंसियरिटी वाला भाव, वो है नहीं, वो वो आ मिलेगा, नहीं पाता। वो आ नहीं यस, पाता। यस, मतलब 1 या 2 में आ भी जाए, बट सब में नहीं आ पाता सर। राइट। तो और जो जो विद टाइम जो मैच्योर होके जो निकलता है ना सर, दैट इज समथिंग वो ब्रांच में भी कंट्रीब्यूट ज्यादा करता है, कंट्रीब्यूट ज्यादा करता है, दैट इज ऑफ कोर्स, ऐसा जनरली देखा गया है। सो वेल अभय, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। and wish you all the best for a bright future with SBI. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।